ये आकाशवाणी का कोटपुतली केंद्र है FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। सबको खुशियां है देने आया, नई सौगात लेके आया, विकास की बातें करने आया, मनोरंजन का पिटारा खोलने आया, सबको अपना बनाने ये है आया। कोटपुतली FM 101.9, कोटपुतली FM 101.9, कोटपुतली FM 101.9 FM। श्रोताओं नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय राम जी। आप सुन रहे हैं FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का कोटपुतली केंद्र और कार्यक्रम कोटपुतली डायरी। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। श्रोताओं, आज हम कोटपुतली डायरी में चर्चा करेंगे विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन अधिनियम 2025 की। यह सिर्फ एक विधेयक नहीं, एक विचार है उस भारत का जो अब ग्रामीण मेहनत को दया नहीं अधिकार की भाषा में देखना चाहता है। संसद ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन यानी जी राम जी बिल को मंजूरी देकर एक ऐसे सपने को कानूनी आकार दिया है जिसका दशकों से इंतजार था। 16 दिसंबर 2025 वह तारीख जब लोकसभा में यह बिल पेश हुआ और यह विधेयक महज एक सप्ताह के भीतर संसद से पारित होकर माननीय राष्ट्रपति महोदया के पास भिजवा दिया गया। इतनी तेजी अपने आप में यह संकेत है कि सत्ता के गलियारों में अब गांव की आवाज को अनसुना करना आसान नहीं है और इसीलिए आज कोटपुतली डायरी में इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और हमारी इस भेंट वार्ता में हमारे साथ हैं बालकृष्ण शुक्ला जी जो राजस्थान पंजाब केसरी से संवाददाता हैं और हिमांशु सेन जो NDTV से का प्रतिनिधित्व करते हैं जिला कोटपुतली बहरोड से। आप सभी का कोटपुतली डायरी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद सर। जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन अधिनियम की, इस अधिनियम यानी जी राम जी जिसके नाम में ही राम का नाम छुपा हुआ है, भावनात्मक संदेश है, किस रूप में देखते हैं हिमांशु जी? बिल्कुल विकास जी, मैं आपको बता दूं, विकसित भारत जी राम जी एक ऐसा नाम है जिसके अंदर राम राज्य की परिकल्पना भी छिपी हुई है, वहीं दूसरी तरफ वो संदेश भी है जिससे आम मजदूर को एक ताकत मिलती है। पहले जो मनरेगा स्कीम थी उसी को अभी परिवर्तित कर विकसित भारत जी राम जी नाम दिया गया है। केवल नाम ही नहीं, इसके साथ साथ काफी कुछ इसमें बदलाव किए गए हैं, लेकिन ये ग्रामीण परिवेश से आने वाले उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है जिन परिवारों में 18 साल से ज्यादा उम्र के वयस्क है, वो असंगठित जो मजदूरी है उसमें जाना चाहते हैं, वो काम करते हैं, उनको लेकर ये काफी फायदेमंद साबित होगी। एक राम राज्य की जो परिकल्पना है उसको भी पूरी हवा मिलेगी। मनरेगा गांधी जी के आदर्श भगवान राम के तौर पर जिस प्रकार ये योजना चालू हुई है, उसके बाद अभी मजदूर संगठन और मजदूरों के अंदर भी कहीं ना कहीं एक उत्साह देखने को मिलेगा, क्योंकि ये उन लोगों के भले का काम करेगी। 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार देगी और भी कई फायदे इस योजना के तहत उनको मिलने वाले हैं। बिल्कुल हिमांशु जी, राम भारतीय चेतना में एक देवता नहीं बल्कि मर्यादा और न्याय के प्रतीक हैं। और जैसा कि आपने बात की कि मनरेगा का एक तरह से नाम बदलते हुए ही जी राम जी का किया गया और इसमें बहुत से बदलाव किए गए हैं ताकि किसानों को, महिलाओं को और बुजुर्गों को इसका लाभ मिल सके। किस तरह के बदलाव हैं मनरेगा से जी राम जी बिल, किस तरह से भिन्न है, किस रूप में देखते हैं? जी विकास जी, बिल्कुल आपको बता दूं कि कई रूपों में जो मनरेगा से जी राम जी हैं वो कई तरीके से परिवर्तित है। सबसे पहला फायदा ये है कि अब राज्य और केंद्र सरकार दोनों आपस में मिलकर इस योजना का जो भार है वो वहन करेंगे। खासतौर पर उन लोगों पर ये असर भी डालेगा जो अब 100 दिन से ज्यादा का रोजगार चाहते हैं, यानी कुल 125 दिनों तक उन ग्रामीणों को, मजदूरों को रोजगार मिलेगा और उन किसानों को, उन मजदूरों को लाभ मिलेगा जो बुआई, फसल कटाई के समय उन्हें काफी इस चीज का लाभ मिलेगा। बिल्कुल श्रोताओं, जैसा कि हिमांशु जी ने बताया कि इस बिल में 100 दिन के काम को बढ़ाकर 125 दिन का किया गया है और इससे जो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, उसको इसका लाभ मिलेगा। और जब किसानों की बात आई है
तो ये बता दें कि इसमें खेती किसानी की बात रखी गई है। किसानों के लिए जब किसानों की बुआई कटाई का समय होता है, उस समय को यानी 60 दिन का जो समय है उसे नो वर्क नाम दिया गया है, यानी उस दौरान कोई काम नहीं दिया गया है, खेती किसानी का ध्यान रखा गया है। बालकृष्ण शुक्ला जी, आप इसको किस रूप में देखते हैं? इससे किसानों को लाभ होगा या नुकसान होगा, या किस तरह से इसको परिभाषित करेंगे? बिल्कुल, मैं इसमें बताना चाहूँगा कि भारत सरकार अब मनरेगा के तहत ग्रामीणों को सिर्फ रोजगार तक सीमित नहीं रखने पर जोर दे रही है और नए विधेयक से ऐसे मॉडल की स्थापना करने की तैयारी की गई है इसमें, जिससे गांव के स्तर पर विकास कार्यों की दिशा तय हो सके। इसमें अलग अलग प्राथमिकताओं का भी जिक्र किया गया है, उसे लेकर रोजगार और विकास कार्यों के क्षेत्र भी अलग अलग बताए गए हैं। इसमें निश्चित रूप से किसानों को इसमें बड़ा फायदा है और इसके साथ साथ इसमें जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, मौसमी घटनाओं के लिए विशेष कार्य, ऐसे तमाम तरह के कार्य इसमें दिए गए हैं। बिल्कुल, आपने जैसे बात की कि इसमें कई तरह के काम हैं, कार्य हैं, उनको शामिल कर लिया गया है और इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जो काम की गारंटी चाहते हैं, जो काम चाहते हैं, जिनको पहले 100 दिन का काम मिलता था, अब 125 दिन का काम मिलेगा। बिल्कुल, यह विधेयक केवल रोजगार देने की बात नहीं करता, यह आजीविका की गारंटी का वादा भी करता है। फर्क बहुत बड़ा है। देखिए श्रोताओं, रोजगार अस्थायी हो सकता है पर आजीविका सम्मान के साथ जीने की शर्त है और यह विधेयक गांव के युवाओं को इस तरह की गारंटी देता है कि युवा अब शहर की ओर पलायन करने को मजबूर न हो, गांव की महिला को गांव में काम मिले और बुजुर्ग के हाथ बेकार न हो। हिमांशु जी, आपकी तरफ आना चाहूंगा। जैसा कि ये बिल बात कर रहा है, रोजगार की गारंटी दे रहा है, तो रोजगार की जब बात आती है तो बात पैसे की भी आती है कि कामगार के पास उसका पैसा भी पूरा पहुंचे। तो किस तरह की व्यवस्था इस बिल में रखी गई है ताकि मजदूर वर्ग को उसके काम का पूरा पैसा मिले, पूरा लाभ मिले? देखिए, भारत सरकार द्वारा जो ये स्कीम चालू की गई है और प्रधानमंत्री मोदी जी को भी इस मजदूर वर्ग की तरफ से धन्यवाद दिया जाएगा, क्योंकि पहले जो होता था कि पैसा मजदूरों तक नहीं पहुंचता था। काफी राज्यों से ये शिकायत भी आई थी कि जो मिट्टी है वो इधर से उधर की जाती है, बकायदा मशीनों से की जाती है, लेकिन अब ये बकायदा डिजिटलाइजेशन इसका किया जा रहा है और डिजिटलाइजेशन के थ्रू ही जो पैसा है वो मजदूरों के खाते में आएगा। जी हिमांशु जी, आपने बताया कि किस तरह की व्यवस्था इस बिल में रखी गई है कि काम के बदले पूरा दाम मिले। विकसित भारत 2047 का सपना भी तभी सार्थक हो सकता है जब उसका रास्ता गांव से होकर गुजरे। चमकदार हाईवे, डिजिटल इंडिया और ग्लोबल मंचों पर तालियां तब तक अधूरी हैं जब तक गांव का मजदूर ये न कह सके कि उसे काम मिलेगा और वह भी सम्मानजनक मेहनताना के साथ। शुक्ला जी, जी राम जी बिल उसी अधूरेपन को पूरा करने का एक प्रयास है, क्या मानते हैं? बिल्कुल, ये आपको बता दूं विकास जी राम जी बिल मनरेगा से काफी अलग है। मनरेगा में 100 दिन का गारंटी वैतनिक रोजगार उपलब्ध करवाया जाता था, इसमें 125 दिन का गारंटी वैतनिक रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ साथ विभिन्न वर्गों में काम मिलेगा। विकसित ग्राम पंचायत योजना के तहत स्थानीय स्तर पर प्राथमिकताएं इसमें निर्धारित की गई हैं। मनरेगा में था योजना में खर्च की जिम्मेदारी केंद्र की और राज्य बेरोजगारी भत्ते के लिए जिम्मेदार थी, लेकिन इसमें केंद्र सरकार 60%, राज्य सरकार 40% का बोझ उठाएंगे। केंद्र शासित प्रदेशों पर 10% का बोझ ही सिर्फ पड़ेगा। बिल्कुल, इसमें 60-40 का जो रेशो बनाया गया है उससे जो कामगार हैं, जो मजदूर वर्ग है, जो काम चाहते हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा और इसी तरह की व्यवस्था इस बिल में रखी गई है। तो आप क्या मानते हैं कि ये जो बिल है, इस बिल को लेकर कई जगह हमें विरोध भी देखने को मिल रहा है, तो इसको किस नजरिए से देखते हैं आप पत्रकार होने के नाते? इसमें विकास जी बताना चाहूंगा, विरोध वाली ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें विपक्ष जो है खामखा इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि अगर ये देखा जाए वास्तव में किसान और मजदूर वर्ग इस बिल को अगर उनको समझाया जाए तो इस बिल में बहुत सारी विशेषताएं इसमें दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने जो ये बिल इसको पेश किया है, इसमें ग्रामीण विकास की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए इसको बिल को लाया गया है। विकास जी, देखा जाए किसानों और मजदूरों के लिए इस बिल में ऐसी विशेषता क्या है? चूंकि राज्य सरकारें तय कर सकती हैं कि किस अवधि में बुआई और कटाई का ध्यान रखते हुए बीबी जीराम जी के तहत 60 दिन के लिए काम रोकना है। ऐसे में किसानों को अपने खेतों पर काम करने के लिए मजदूरों की कमी नहीं पड़ेगी, खासकर पीक सीजन के दौरान। इससे मजदूरों को भी
मनरेगा के काम से अतिरिक्त अपने लिए बाकी स्रोतों से वेतन जुटाने में मदद मिल सकेगी। इतना ही नहीं, चूंकि किसानों के लिए मजदूरी सही स्तर पर उपलब्ध रहेंगे, ऐसे में उन्हें अतिरिक्त वेतन पर मजदूरों को नहीं रखना होगा। कई बार किसानों पर पड़ने वाले इस अतिरिक्त बोझ का असर फसलों की कीमत पर पड़ता है, क्योंकि ज्यादा खर्च होने की वजह से उन्हें लाभ लेने के लिए उन्हें फसलों के दाम बढ़ाने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त मजदूरों के लिए काम के दिन बढ़ाकर 100 दिन से 125 दिन किए गए हैं, यानी कि उन्हें आर्थिक तौर पर भी ज्यादा रकम हासिल करने में मदद मिलेगी। यानी हम कह सकते हैं कि इस बिल में ये पूरी व्यवस्था रखी गई है, पूरा ख्याल रखा गया है खेती किसानी का, कि जब खेती का समय हो, कटाई बुआई का समय हो, तो कामगारों को इसका डिस्टरबेंस ना झेलना पड़े, उनको अपने जो काम के जो समय हैं, जो काम के जो घंटे हैं, काम के जो दिन हैं, वो ना गंवाने पड़े, और उनके जो काम के जो घंटे हैं वो सुरक्षित रहें, और जब उनको काम की आवश्यकता हो तब वो अपना काम मांग सकें, क्योंकि ये जो बिल है ये काम की गारंटी देता है। हिमांशु जी, आपकी तरफ आऊँगा, क्या कहना चाहेंगे? एक किसान, एक मजदूर जो मौसम से लड़ता है, वो अगर इस तरह की जैसे व्यवस्था की गई है, उसके लिए और क्या प्रावधान रखे गए हैं कि उसको काम का पूरा दाम मिले, और साथ ही जो उसका जो काम है, वो जो अधिकार है, वो उसका सुरक्षित रहे? देखिए, सबसे पहले तो मैं विकास जी आपको बता दूं कि ये जो पूरा बिल है ये बिल्कुल किसानों के, मजदूरों के, इनके हित में है। लेकिन जो ये पूरा मुद्दा है इसको लेकर विपक्ष भी कहीं ना कहीं आक्रोशित होता नजर आ रहा है। लेकिन इसका जो आक्रोश है वो जब मजदूर, जो किसान है, वो जब इस बिल को समझेंगे तो कहीं ना कहीं उनको पता लगेगा, आपदा के दौरान उन्हें काम से मुक्ति भी मिलेगी, काम में छूट रहेगी। 125 दिन इसको कर दिया गया है, और उसके बाद इसके अंदर अगर रोजगार नहीं मिलता है तो उनको बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। ऐसे कई प्रावधान इस बिल में हैं। ये पूरा जो बिल है ये मजदूरों को डेडिकेट रहेगा, इसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ेगी। किसान मजदूर वर्ग लगातार इस बिल के सपोर्ट में आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन 2047 है उसको लेकर भी जो मजदूर वर्ग है वो सुनिश्चित करेगा कि उन्हें अपना भविष्य किस प्रकार, किन हाथों में चाहिए। तो देखिए श्रोताओं, आज हम चर्चा कर रहे हैं विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन अधिनियम 2025 पर, और इस भेंट वार्ता में हमारे साथ हैं बालकृष्ण शुक्ला जी, जो राजस्थान पंजाब केसरी से संवाददाता हैं, और साथ में हैं हिमांशु सेन, जो एनडीटीवी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ये जो बिल है ये नए परिवर्तनों के साथ में पेश किया गया है जी राम जी, और रोजगार के दिनों को बढ़ाकर 125 दिन की गारंटी इसमें दी गई है। साथ ही जो महिलाओं की भागीदारी है वो 48% रखी गई है, और साथ ही इसमें पूरी तरह से आधार बायोमेट्रिक करते हुए डिजिटलीकरण से इसका भुगतान सुनिश्चित किया गया है, जिसका सीधा लाभ जो कामगार हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, उसको मिलेगा। तो श्रीमान, आज जैसे चर्चा को आगे हम बढ़ाएं तो आप क्या मानते हैं कि मनरेगा में ऐसी कौन सी समस्याएं थी जिनके कारण इस तरह का बिल लाने की आवश्यकता सरकार को पड़ी, या बदलाव करने की आवश्यकता सरकार को पड़ी? हिमांशु जी। जी विकास जी, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये जो पूरा बिल था इसको बदलाव के साथ साथ इसमें कई जो प्रगतिशील जो बातें हैं वो जोड़ी गई हैं। खासकर आपको बता दूं कि इसके अंदर जो महिलाओं की भागीदारी भी है वो अच्छी खासी संख्या में है। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी थी, कई सारे गबन हैं वो सामने आए थे। जैसे पश्चिम बंगाल के जो 19 जिले थे उनके अंदर गबन देखा गया था। साथ ही 23 राज्यों की एक रिपोर्ट भी तैयार की गई थी। उसके अंदर साफ पता लग रहा था कि जो मिट्टी है वो इधर से उधर की जा रही है, और उसके नाम पर ही जो पैसा है वो उठाया जा रहा था। लेकिन अब इसका डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है। अब इसको लेकर जो पहले जो गड़बड़ी सामने आ रही थी, अब उन गड़बड़ियों को दूर किया जाएगा। पूरे तरीके से जो बिल है वो अभी नए रूप के अंदर नई प्रगतिशील धाराओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ेगा। जिस तरह से आपने बताया कि इसके बदलाव की आवश्यकता सरकार को क्यों पड़ी, उसी तरह से अगर बात करें कि इस बिल में पारदर्शिता और सुरक्षा कितनी रखी गई है कि इसका लाभ जो है वो कामगार को मिले, और किस प्रकार से मिले? शुक्ला जी। बिल्कुल विकास जी, मैं आपको बताना चाहूंगा इस बिल में कई तरह की खास बातें भी हैं। दूरदर्शिता का अपना परिचय देते हुए इस गवर्नमेंट ने एक तो जीपीएस जैसी तकनीकी का इसमें इस्तेमाल करके इस बिल को तैयार किया गया है। बिल्कुल। पीएम गति शक्ति के साथ इस योजना को जोड़ा जाएगा। इससे काम में पारदर्शिता लाने की कोशिश की जाएगी। इस बिल में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित एक व्यापक गवर्नेंस इकोसिस्टम को अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही नई योजना में मजदूरों के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, जीपीएस आधारित प्लानिंग और निगरानी, मोबाइल आधारित रिपोर्टिंग के साथ रियल टाइम डैशबोर्ड, एआई सक्षम विश्लेषण और सोशल ऑडिट तंत्र भी इसमें शामिल किए गए हैं। ग्राम पंचायतें हर हफ्ते ग्राम पंचायत भवनों में कामों की स्थिति, भुगतान, शिकायतें, कामों की प्रगति,
मास्टर रोल आदि प्रस्तुत कर सकेंगी। इसके अलावा काम की साप्ताहिक जानकारी स्वचालित रूप से तैयार की जाएगी और भौतिक डिजिटल दोनों पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किए जाएंगे। यानी पंचायतों से सीधे जोड़ देने से इसका लाभ मिलेगा और इसमें किसी तरह के भ्रष्टाचार या किसी तरह की धोखाधड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। और अब हिमांशु जी बात करें तो आप पत्रकारिता से जुड़े हैं, तो इस बिल में क्या है कि 60-40 का अनुपात रखा गया है केंद्र और राज्य के लिए। इसमें कई लोगों का ये मानना है कि यह बोझ राज्यों को आर्थिक रूप से प्रभावित करेगा। आप क्या मानते हैं, क्या ये एक बोझ है या इससे लाभ मिलेगा? जी, पहले आपको बता दूं कि ये बिल्कुल सरासर एक झूठ फैलाया जा रहा है। इसके अंदर जो संरचना है वो बिल्कुल संतुलित है। राज्यों की समता के प्रति संवेदनशील ये बिल है। इसको लेकर ही जो मैं सामान्य अनुपात बता दूं वो 60-40 का रखा गया है, जिसके अंदर 60% जो है वो केंद्र का भुगतान रहेगा और 40% जो भुगतान है वो राज्य करेंगे। वहीं उत्तर पूर्वी और हिमालयी जो राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है उनके लिए ये रेशियो 90-10 का है, यानी 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों को ये देना पड़ेगा। और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके अंदर 100% जो केंद्रीय निधि है वो प्रदान की जाएगी। पहले भी जो राज्य सामग्री लागत है उसका 25% वहन करते थे। बिल्कुल हिमांशु जी, अब बात करें शुक्ला जी, इतिहास हमें हर बार सतर्क रहना सिखाता है। कागज पर लिखे सपने और जमीन पर उतरे सच के बीच की दूरी भारत ने कई बार देखी है, और इसीलिए क्या ये योजना भी ईमानदारी से धरातल पर उतरेगी या फाइलों में सिमट कर रह जाएगी? आप क्या मानते हैं? एक पत्रकार के नाते मेरा मानना है कि अभी तक जितनी भी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार लेकर आई है वो धरातल पर उतरी है। निश्चित रूप से ये योजना किसानों और मजदूरों के लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगी। इसमें जिस हिसाब से और जो योजनाएं हैं, जो फ्लैगशिप योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट जो लागू कर रखी है, उस जिस हिसाब से उस पर काम करती है सरकार, उसी तरीके से मेरा मानना है कि इस योजना पर भी सरकार काम करेगी। और इसमें आधुनिक तकनीकों का जो उपयोग किया गया है, अगर इन तकनीकों के माध्यम से और सरकार पूरे गंभीरता के साथ अगर काम करेगी तो पहले से ज़्यादा किसानों और मजदूरों को इस बिल के माध्यम से लाभ मिल सकेगा। बिल्कुल श्रोताओं, अगर ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम किया जाएगा तो इस बिल का जरूर लाभ मिलेगा। जी राम जी, एक उम्मीद है उस किसान की जो मौसम से लड़ता है, उस मजदूर की जो ईंट पर ईंट रखता है, उस महिला की जो घर और खेत दोनों संभालती है। यह विधेयक अगर अपने वादे निभा पाया तो यह सिर्फ रोजगार योजना नहीं रहेगा, बल्कि ग्रामीण भारत के आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना भी बन जाएगा। संसद ने मोहर लगा दी है। अब इतिहास गांव की चौपाल पर लिखा जाएगा, जहां लोग पूछेंगे कि क्या सच में रामराज आया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कोटपुतली डायरी कार्यक्रम में पधारने का और इतनी प्रसारगर्भित जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए। बालकृष्ण शुक्ला जी और हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिनेश पटवा और तकनीकी सहयोग दिया मनोहर मीणा ने। चलते चलते आपको बता दें कि आपके कोई सुझाव या विचार हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है allindiaradiokotputli@gmail.com और आप हमें खत भी भेज सकते हैं। हमारा पता है आकाशवाणी कोटपुतली, टीवी टावर, पुतली रोड, कोटपुतली। तो सुनते रहिए आकाशवाणी कोटपुतली FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। विकास वर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सबको खुशियां है देने आया, नई सौगात लेके आया, विकास की बातें करने आया, मनोरंजन का पिटारा खोलने आया, सबको अपना बनाने ये है आया। कोटपुतली FM 101.9 कोटपुतली FM 101.9